हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको भी अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज करें। अब हम पढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। माँ, मैं घबराता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा था कि तभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरी माँ मेरे यहाँ सामने थी। मैंने माँ से कहा, मुझे बचा लो माँ, कहीं पागल ना हो जाऊँ। क्या हुआ, तूने फिर से वही सपना देखा? मैं कुछ कहता कि मेरी माँ ने कहा, अब जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो कल हॉस्टल नहीं जा पाएगा। मैंने माँ से कहा, हाँ तुम मेरी पैकिंग करवा दो, कल मुझे आईपुर के लिए निकलना होगा। मैं ये कहकर वहाँ से उठा और वॉशरूम में चला गया। फिर भी वो नज़ारा जो मैंने सपने में देखा वही मेरी आंखों के सामने झूल रहा था। मैं जाने से पहले सपने में देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उधर जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से मिला और अगले दिन उज्जैन से रायपुर के लिए रवाना हो गया। लगभग 840 किलोमीटर और 16 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने कॉलेज पहुंच गया। मेरे सभी दोस्त वहाँ पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, हम यहाँ पर हैं, इधर आ। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरे 4 बहुत अच्छे दोस्त, शशांक, राजीव, राहुल और रवि। इन लोगों से मिले हुए भले मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे खास दोस्त थे। अच्छी बात तो ये थी कि हम लोगों को इस बार हॉस्टल में एक ही रूम मिला था। हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज के पीछे ही था, जो कि एक पुराने महल टाइप का आर्किटेक्चर था। दरअसल हम वहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। हम पांचों अपने कमरे में पहुँचे, वहाँ अपना सामान जमा कर कॉलेज के लिए रवाना हो गए। वहाँ हमें सेमिनार हॉल में बिठाया गया और सारे टीचर का इंट्रोडक्शन दिया गया और छुट्टी कर दी गई, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स दूर से आए थे तो आराम करने के लिए कहा गया। और अगले दिन से कॉलेज चालू हो गया फिर से। हम चारों दोस्त पूरे 2 महीने बाद मिलकर काफ़ी खुश थे। हमने अपनी अपनी छुट्टियों के एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताए और फिर रात 3 बजे तक जागते रहे। कुछ समय बाद हम सो गए। सुबह 9 बजे हमें कॉलेज में अपने बाकी दोस्तों से मिले। सारी क्लास अटेंड करने के बाद हम अपने रूम में वापस आए तो देखा सारा सामान फैला हुआ है। हमने सोचा ये किसने किया होगा, पर कोई सबूत ना होने के कारण हम किसी को भी उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे। कुछ दिन तो सामान्य रूप से गुजरे। फिर एक दिन रात को लगभग 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे रूम का दरवाज़ा कोई बहुत तेज़ तरीके से नॉक कर रहा हो। मैंने अपने बगल में लेटे हुए राजीव को उठाया और बोला, दरवाज़ा खटखटा रहा है कोई? कोई तो नहीं है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आज का दिन बहुत भारी था, शायद थकान हो रही है तुझे, सो जा। ऐसा कहकर वो सो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी ने तो दरवाज़ा खटखटाया था, पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं भी सो गया। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते, लेकिन एक दिन रात के 2 बजे लगभग जब हम सब लोग सो रहे थे तो रात को दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। मैंने फिर से राजीव को उठाया, लेकिन उसने कहा, मुझे भाई अब भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। क्या चक्कर क्या है, मज़े तो नहीं लेता तू मेरे? ऐसा बोलकर वो सो गया। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मुझे ये आवाज़ क्यों आती है और किसी को क्यों नहीं? शायद कोई मजाक तो नहीं कर रहा। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद किसी ने मजाक ही किया होगा, क्योंकि वहाँ पर कई जूनियर ऐसे थे जो हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर भाग जाते थे। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर से सोने चला गया। अगले कुछ दिन ऐसा ही होता रहा। रोज़ रात को लगभग 2 बजे के आसपास कोई दरवाज़ा खटखटाता और जैसे ही मैं देखता तो वहाँ पे कोई नहीं होता। अगले दिन फिर रात को 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इस बार मैंने किसी को नहीं उठाया और मैं अकेला ही बहुत धीरे से दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया।
मैंने देखा कि कुछ लड़कियां सीढ़ियों के रास्ते छत पर गई हैं। मैंने सोचा शायद यही है वो जो कि मुझे परेशान करती है। मैं उनके पीछे भागा और छत पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि हॉस्टल तो ये बॉयज़ वाला है, लड़कियाँ कहाँ से आ गई यहाँ पर। मैं सोच ही रहा था इस बात को, तभी वो लड़की मुझे अचानक से दिखी। पैर में पायल, सफ़ेद साड़ी और कमर से नीचे लटके लंबे बाल, और वो छत की बालकनी के पास खड़ी थी। मैंने पूछा, कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? बट वो कुछ बोली नहीं और एकदम से मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। इतना देखते के साथ ही मुझे अपना सपना याद आ गया जो मुझे पहले रोज आता था। एक लड़की मेरे सामने सफ़ेद साड़ी पर खड़ी है और जैसे ही मैं उससे कुछ पूछता हूँ वो गायब हो जाती है। बस मैं यह कहकर शांत हो गया और तभी पीछे से राजीव आया। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, मुझे बस एक लड़की दिखी। कुछ भी अपने मन में, यहाँ कहाँ से लड़की आई बे, नीचे चल। वो मुझे कमरे में ले गया और हम लोग जाकर सो गए। अगले दिन मैं हमारे हॉस्टल के चौकीदार से मिला और मैंने पूछा, रात को यहाँ पे कोई लड़की आती है? यहाँ लड़की नहीं आ सकती क्योंकि ये बॉयज़ हॉस्टल है। पर मैंने कहा नहीं, मैंने उसे कई बार देखा है, लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन नहीं था। अगले दिन हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। मेरे 4 दोस्त वहीं पर गए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो राजीव ने कहा, तो ध्यान से रहना, दरवाज़ा लगा लेना। और ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा लगा लिया और अपने कमरे का टीवी ऑन करके देखने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ भूल गए होंगे, और यही सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बिल्ली बैठी थी, काली रंग की। वो मुझे देखती रही और कुछ देर बाद वहाँ से भाग गई। मैं उसे देखकर थोड़ा सा सहम गया क्योंकि उसकी आंखों में एक डरावनी सी परछाई दिख रही थी, पर सोचा शायद कहीं बाहर से आई होगी। मैंने दरवाज़ा लगा लिया और अंदर आ गया। कुछ देर बाद लगभग 12 बजे के आसपास दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद पार्टी ख़त्म हो गई होगी और ये लोग आ गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार भी यहाँ पर कोई नहीं था। मैं मन ही मन सोचा, कौन है यार जो बार बार मज़े ले रहा मेरे। तभी मुझे छत की ओर से आवाज़ें आईं। मैं वहाँ पहुँचा तो दृश्य देखकर मेरी आंखें फैली रह गई। मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी काली परछाइयाँ खड़ी हैं और उनके चेहरे पर नाक या मुंह नहीं था, सिर्फ गोल गोल सर थे, 2 हाथ और 2 पैर थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। जल्दी से मैं अपने कमरे में वापस आकर दरवाजे को जोर से लगाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरे पीछे पीछे वो परछाइयाँ भी दीवार से आर पार होकर मेरे कमरे तक आ गई और मेरे चारों ओर खड़ी हो गई। लेकिन वो मेरे पलंग पर नहीं चढ़ पाई क्योंकि शायद पलंग के ऊपर माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगी हुई थी और वे ज़मीन पर ही बैठी रहीं। मैंने आंखें बंद की और मुझे लगा कि वो परछाइयाँ मेरा गला दबा रही हैं और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे चारों ओर राजीव, राहुल, शशांक और रवि बैठे थे। वो मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए थे क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था। आंखें खोली तो सभी ने मुझसे पूछा, क्या हो गया तुझे, बेहोश कैसे हो गया था? तुम लोग कब आए? अभी कुछ देर पहले। जब हम आए तो तू बेहोश पड़ा था। मैंने उन लोगों से रात की बात नहीं बताई, पर मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैंने इस बात से छत पर जाना ही छोड़ दिया, और फिर भी वो घटनाएं बंद नहीं हुई। एक दिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कुछ ऐसा जो कि मुझे बहुत अंदर तक डरा दिया। मैंने देखा कि राहुल पंखे से उल्टा लटका था। उसे देखकर मैं डर गया और अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा मैंने आंखें खोली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब मैं और रवि अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब अचानक से वहाँ राजीव आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उल्टा होकर सीलिंग पर जाकर चिपक गया। हम दोनों ही ये देखकर डर गए। ये सब क्या हो रहा अपने साथ? इन तीनों को क्या हो गया है? मैंने घबराते हुए रवि से कहा। इस मंजर ने तो सारी हदें पार कर दी थी। जब एक दिन मैं अपने रूम में बैठा था, तभी वहाँ शशांक आया और वो शांति से एक कोने में बैठ गया।
उसके बाल इतने लंबे तो नहीं थे जितने दिखाई दे रहे हैं। मैंने सोचा। मैं अपने घुटनों को मोड़ कर बैठा हुआ था और मैं उसके पास गया उठकर। शशांक, क्या हुआ? मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। मैं थोड़ा घबराया और फिर हिम्मत करके मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो शशांक नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और बड़ी थी। उसने मुझे धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। वो मेरी छाती पर बैठ गया और एकदम से मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ रवि आया और बहुत कोशिश करके उसने उससे मेरे ऊपर से हटा दिया। फिर हम लोग बाहर गए और भाग गए और उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। हम दोनों ने मदद के लिए हॉस्टल के बाकी लोगों को बुलाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब मैं और सहन नहीं कर सकता, मैंने गुस्से में कहा। पर कर भी क्या सकते हैं यार, अभी तो एग्ज़ाम्स भी बाकी हैं। 3 साल की मेहनत एक बार में ख़राब नहीं करना चाहते हम भी। कुछ महीने बाद हमारे एग्ज़ाम्स हुए और हम लोग छुट्टियों के लिए अपने घर वापस आ गए। लेकिन घर जाने पर भी मुझे अपने साथ किसी ना किसी के होने का एहसास होता रहता। जब मैं अपने घर में अकेला भी रहता तो भी मुझे ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई है, कोई ऐसा जो मेरे पीछे चल रहा है, हर वक्त मेरे आसपास, लेकिन कभी भी वो मेरे सामने नहीं आता। मैंने अपने घर वालों से इस विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन जब हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई और हम अपने हॉस्टल वापस आ गए तो मुझे पता चला कि शशांक, राहुल और राजीव तीनों की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और अब मैं और रवि ही बचे थे। इन दोनों की मौत कैसे हुई? जब तीनों अपने अपने घर में थे तो अचानक तीनों की एक ही समय पर नाक से खून निकला और स्पॉट पर मौत हो गई। पर रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत ब्रेन ब्लड क्लटिंग से हुई है। ब्रेन ब्लड क्लटिंग ब्रेन ब्लड क्लॉटिंग से हुई है। पर उन लोगों को ना कोई तनाव, ना कोई नशा और ना ही और कोई समस्या थी। हाँ, एक बात और उनकी जो रिपोर्ट में आई है वो ये कि उनकी मौत 3 महीने पहले हो गई थी और उनकी बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गई है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि एक ही दिन में बॉडी 3 महीने पहले जैसे कैसे हो सकती है। फिर हम दोनों उस कमरे में रहने लगे। करते भी क्या, क्योंकि आखिर वहाँ पर दूसरा कोई हॉस्टल या मकान था ही नहीं जहाँ हम रह सकते। लेकिन हमें हमेशा वहाँ किसी न किसी के होने का एहसास होता था। मैंने अपना अनुभव रवि को बताया, जो मुझे मेरे घर पर होता था। तो उसने बोला, हाँ, जब मैं घर गया था तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता था। और तो और मैं अपने कमरे में जब बैठा रहता तो मुझे डेड बॉडी के सड़ने की बदबू भी आती थी। रवि ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं हैरान था, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। इसके साथ मैंने उसे वो सपना भी बताया जो मुझे अक्सर आता था। मैंने उसे बताया, मुझे एक सपना आता है, एक लड़की छत पर खड़ी है और जब भी मैं उससे कुछ बात करता हूँ तो अचानक वो गायब हो जाती है और उसके साथ कई सारी परछाइयाँ मेरे ऊपर हमला कर देती हैं। फिर हमने सोचा कि चलो पता लगाते हैं आखिर कि ये सब हो क्यों रहा है। इतने में ही हमें किसी ने आवाज़ दी। ये आवाज़ राजीव की लग रही थी, लेकिन राजीव तो मर गया था, तो आवाज़ कैसे दे सकता था वो? हम ये सोच ही रहे थे कि अचानक से शशांक की आवाज़ आई। वो हमें पुकार रहा था और कह रहा था, बचा लो यार, यहाँ नहीं रहना मुझे। ये आवाज़ छत की ओर से आ रही थी। मैं और रवि दोनों छत की ओर भागे और देखा तो वहाँ काली परछाइयों ने राजीव, शशांक और राहुल को पकड़ा हुआ था और वो लोग चिल्ला रहे थे, बचा लो, हमें नहीं रहना है भाई, बचा लो। वो परछाइयाँ उनका गला पकड़कर उनका दम घोट रही थी। हम पीछे से दृश्य देख रहे थे कि अचानक से वो तीनों मर गए और वो लोग अपनी परछाइयों के साथ गायब हो गए। हम इसे देखकर बहुत डर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस हम लोग वहाँ बैठे थे और सब कुछ अचानक से गायब हो गया और जल्दी ही हम अपने कमरे में आ गए और वहाँ आकर बैठ गए। अब अगले दिन रवि ने मुझसे कहा, मैं एक बाबा को जानता हूँ
जिन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। रवि और मैं उन्हीं बाबा के पास गए जिसके बारे में रवि हमसे बता रहा था। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एकदम से बोला, वहीं रुक जाओ, चौखट मत लांघना। हरे रंग का लिबास पहने, लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक फ़कीर निकला। क्या हुआ बाबा? रवि ने लहराती आवाज़ में बाबा से पूछा। तभी वो बाबा सामने आए और कहने लगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ तुम्हें भले से समाधान मिल जाएगा। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक कच्ची टेरी है। वहाँ पर एक हनुमान बाबा का मंदिर है। उसके मुख्य पुजारी से मिलो और अपने साथ हुई घटनाओं को बता दो। वो तुम्हें अवश्य इस समस्या से बाहर निकाल देगा। हम लोग अपने रूम में चले गए और फिर अगले ही दिन कच्ची डेरी के हनुमान बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए। वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी, फिर भी हमने उन फ़कीर बाबा का नाम बता के मुख्य पुजारी के पास पहुंच गए और वहाँ उन पुजारी ने हमें देखते ही हमारी सारी बात जान ली। उन्होंने हमें वो सब बताया जो हमारे साथ घटा था। हमने उनसे पूछा कि इस सब का रीज़न क्या है और हमारे दोस्तों की मौत कैसे हो गई। तब उन्होंने कहा, बहुत पुरानी कहानी है। जिस होटल में तुम लोग रह रहे हो वो बहुत पुराना है और वहाँ पहले एक महल था जो कि काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। पर कहते हैं कि अच्छे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती और बुरी शक्तियाँ उन्हें घेर लेती हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। कुछ बुरे तांत्रिकों ने इसे अपनी काली शक्तियों का डेरा बना लिया, पर उनसे ये शक्तियाँ संभाली नहीं गई और उन्हें भी मार डाला। अभी जहाँ तुम लोग रह रहे हो वहाँ लगभग 300 से ज़्यादा जिन्नात हैं और जिस बिल्ली और उस लड़की को तुमने देखा वो भी जिन्न है। मैं और रवि एक दूसरे को डर की निगाहों से देखने लगे। बाबा, हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये जिन्न आग से बनते हैं और इतने डरपोक होते हैं कि सामने से कभी हमला नहीं करते, इसीलिए ये तुम्हारे पीछे चलते हैं, बाबा ने समझाते हुए कहा। ये सब सुनकर हम स्तब्ध रह गए। मेरे दोस्तों की मौत कैसे हुई? वो लोग जानते थे कि उस हॉस्टल में बहुत बड़ा खजाना है। इस लालच में वो उस हॉस्टल के तहखाने में गए और वहाँ उन्होंने कुछ मरे हुए बुरे जिन्नातों को आज़ाद कर दिया जिन्होंने उनकी जान ले ली। जब वो अपने घर पहुँचे तो उनके शरीरों में तुम्हारे दोस्तों की आत्माएं नहीं थी बल्कि उन जिन्नों की आत्माएं थी। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके शरीर सड़े हुए थे। बुरे और लालची लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो अब इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं हम? तुम लोगों को उन जिन्नों की मजार बनवानी होगी, पर ये तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगे। तुम लोग एक काम करो, 5 छोटे छोटे मकान बनाओ, तब तक मैं कारगर उपाय सोचता हूँ, पुजारी ने हमें देखते हुए कहा। हम दोनों ने मिलकर छोटे छोटे से घर बनाने शुरू करे कि तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और मेरे कानों में एक गर्म सांस भरती हुई आवाज़ आई। कुछ नहीं होगा इससे, किसी ने मेरे कानों में कहा। मैंने घर भी बनवाए और फिर जाकर पुजारी जी को सब बता दिया। उस आवाज़ ने मुझसे कहा, ये सब भी तुम चिंता ना करो, इतने बड़े काम में ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें आती ही हैं। पुजारी जी ने सारी तैयारी कर ली थी। तुम दोनों उस महल में वापस जाओ। और तुम लोग रहते किस कमरे में हो? 1313 नंबर, रवीना ने बता दिया। और ये किस फ्लोर पर है? 13वें फ्लोर पर। वो 13 ये तो खूनी जिंद का नंबर है, बाबा ने आंख बड़ी करते हुए कहा। वो क्या है बाबा? हनुमान करे तुम लोग बच जाओ बच्चों, क्योंकि जिस ताकत से तुम लोग लड़ रहे हो वो रूहानी दुनिया की एक खतरनाक रूह है, उससे आज तक कोई नहीं बचा है, पुजारी जी ने कपकपाती आवाज़ में कहा। तो हम लोग क्या करें बाबा? मैंने डरते हुए कहा। तुम लोग वापस जाओ और जहाँ तुमने पहली बार उस लड़की को देखा था वहाँ चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक सफ़ेद चुन्नी का एक छोटा सा कपड़ा मिलेगा, वो ले लेना। फिर तुम लोग
महल के तहखाने में जाना, वहाँ तुम्हें कांच का एक बड़ा मर्तबान दिखेगा, उसे संभाल कर यहाँ लाना होगा। और वहाँ बिल्ली के कुछ बाल भी दिख रहे होंगे, उन्हें भी लाना होगा। पुजारी जी ने एकदम ध्यान लगाते हुए ये सब बताया, जैसे उन्हें ये सब चीज़ें दिख रही हों। जब तुम इन्हें यहाँ लाओगे तो तुम्हारे रास्ते में काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन तुम डरना मत बेटा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम दोनों वहाँ से जाने लगे कि तभी मैंने हनुमान जी की ओर देखा। उनके आगे सिर झुकाया और तभी मेरी नज़र उस लाइन पर पड़ी जो कि हनुमान जी के ठीक नीचे दीवार पर लिखी थी। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि बालाजी हम लोगों के साथ हैं और मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई। वहाँ हमने बाबा के कहे मुताबिक चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी छत पर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सोचकर मैं चला गया और उस चुन्नी के टुकड़े को वहाँ ढूंढने लगा। बहुत तलाशने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और सुबह से शाम होने को आई। हम थक कर बैठ गए। तभी देख रवि, मैंने पानी की टंकी के सिंटेक्स के ढक्कन में फंसा एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हुए कहा। हम बड़े खुश हुए, पर एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस टुकड़े को अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़े और तहखाने में मर्तवान और बिल्ली के बाल ढूंढने लगे, पर वहाँ इतनी धूल और बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। पर हमने अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। लौट जाओ वरना मारे जाओगे, एक बहुत ही भारी आवाज़ हमें सुनाई आई। कौन है? मैंने नहीं डरा किसी से। कौन है वहाँ पर? मैंने अपना डर छुपाते हुए कहा। तभी रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और एक मर्तबान की ओर इशारा करते हुए मुझे वहाँ ले गया। हमने उसे उठाया और हम आगे आ गए। हम बाहर आ ही रहे थे कि हमारे सामने एक बिल्ली बैठ गई। वो हमें देखकर खिसियाने लगी और एकदम से मुझ पर झपटी और मेरे हाथ से मर्तबान गिरने ही वाला था कि तभी रवि ने उसे पकड़ लिया। मेरा गला एकदम से सूख गया था। मैंने जैसे तैसे बिल्ली को भगाया और उसके वहाँ पड़े हुए बाल उठाए और रातों रात मंदिर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी मैं चला रहा था, रवि मेरे साथ बराबर वाली सीट पर बैठा था। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर लग रही थी। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बाल, चमकीली आंखें और दिखने में लाचार। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? जल्दी पहुंचना है और तू देर कर रहा है। देख, उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उस औरत को देखते हुए रवि से कहा। उस समय मैं सच में किसी के वश में आ गया था। हमने गाड़ी रोकी और वो औरत गाड़ी के दरवाजे के सामने आ और हाथ से कांच नीचे करने का इशारा करने लगी। मैंने कर लिया और बोला, क्या बात है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा थोड़ा आगे छोड़ दो, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखकर कहा, हमें बहुत लेट हो जाएगा, वैसे भी हम मुसीबत में हैं, अब तू इनकी मदद करना चाहता है। तुझे पता नहीं क्या, जब आफत आए तो दूसरों की मदद से पहले खुद की सुरक्षा करनी होती है। आप अंदर आइए दादी जी, मैंने कहा। रवि अपने सर पर हाथ पटक रहा था। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बस कहीं नहीं, थोड़ा मंदिर तक जा रहे हैं दादी माँ। हाँ जाओ जाओ बेटा, मैं तो कई सालों से मंदिर नहीं गई, दादी ने हताश होते हुए कहा। मैंने पीछे दादी की ओर देखा। रात सामने देख, रवि चिल्लाते हुए बोला। मैंने गाड़ी रोकनी चाहिए, पर वो जाकर एक कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई। ओह नो यार, अब क्या होगा? एक तो पहले से तो मुश्किल में थे और अभी एक गाड़ी। शिट। गुस्सा मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी फिर चालू करो, वो निकल जाएगी। पीछे बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली। मैंने गाड़ी शुरू की तो ये क्या, गाड़ी तो निकल गई थी। मैंने उस औरत को देखा, वो अब भी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही थी। तभी एक तेज़ आंधी आई और हमारी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पहले वो हॉस्टल, फिर गड्ढा और अब ये पेड़। लगता है आज ये मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। रवि घबराते हुए अचानक शांत हो गया और उसका गला सूख गया और वो सामने की ओर उंगली दिखाने लगा। मैंने सामने देखा
तो मेरे भी होश उड़ गए। एक आधे कटे शरीर की लड़की ज़मीन पर रेंगती हुई हमारी ओर आ रही थी। उसकी कमर से नीचे का शरीर ना होने के कारण वो हाथों से आगे बढ़ रही थी। शरीर से लगातार बहता हुआ खून, लाल आँख और जबड़ा साफ दिख रहा था उसका, लेकिन उसमें गाल नहीं थे। ये क्या है? यह हनुमान जी, हमारी मदद करो, मैंने उस लड़की को देखते हुए चिल्लाया। तभी वो लड़की अचानक अजीब तरीके से मुड़ने लगी, जैसे कोई उसे पकड़कर घुमा रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरे हनुमान जी को पुकारना काम कर रहा है, और जैसे ही मेरी नज़र पीछे गई तभी मैं हैरान रह गया। वो बूढ़ी औरत जैसे अपने दांत पीसती वैसे वैसे उस लड़की का शरीर मुड़ता जाता, और कुछ 5-10 मिनट बाद वो लड़की टूट टूट कर मर गई और राख में बदल गई। चलो बेटा, वरना देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ माँ, चलता हूँ, मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। धीरे धीरे हम मंदिर के पास पहुँचे। बताइए दादी माँ, कहाँ है आपका हॉस्पिटल? मैंने पीछे देखते हुए कहा, पर वहाँ दादी माँ थी ही नहीं। अब हमारे शरीर से पसीना बहने लगा, घबराहट का पसीना। वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। ये क्या हो रहा है यार? बस अब जो भी हो जाए जल्दी से मंदिर के अंदर चल। बाबा, कहाँ हो आप? पुजारी जी को हमने ढूंढते हुए कहा। पुजारी जी एकदम से सामने आ गए। तुम लोग सही समय पर आए हो। क्या तुम चीज़ें मिल गई? हाँ, ये रहा पुजारी जी, मैंने मर्तवान, चुन्नी का कपड़ा और बिल्ली के बाल देते हुए कहा। हमारे साथ रास्ते में काफ़ी अजीब घटनाएं हुई। रवि ने जो जो हमारे साथ हुआ सब कुछ बता दिया। मुझे पता था ये सब होने वाला है, इसीलिए मैंने फ़कीर बाबा से कहकर एक रूह को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अच्छा, मतलब वो बूढ़ी दादी? हाँ, वो एक पाक रूह है जो हनुमान लाला की कृपा से तुम्हारे आसपास आई थी, पुजारी जी ने समझाते हुए कहा। हमने हनुमान महायज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू होने के कुछ देर बाद ही उसमें कई सारी परछाइयाँ निकलने लगी। कुछ परछाइयाँ काली थी और कुछ ने इंसानी रूप ले लिया था। पुजारी जी सभी को उन घेरों में बंद करते जा रहे थे जो हम लोगों ने बनाए थे। तभी एक परछाई उसी हवन से निकली और राहुल बन गई। राहुल, तुम भी? वो मुस्कुराता हुआ हमें हाथ हिलाते हुए अलविदा कर रहा था। ऐसे ही शशांक और राजीव की आत्मा भी निकल गई और मुस्कुराते हुए आज़ाद हो गई। अचानक फिर हवन में से निकली एक परछाई। तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था तुम्हें? मैंने एक रूह से रोते हुए पूछा। मेरी आंखें नम थी। वो लड़की शमिष्ठा थी, मेरी बचपन की दोस्त, मेरा पहला प्यार। वो मेरे पास आई जैसे कुछ बताना चाहती हो। बेटा, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, पुजारी जी ने मुझे उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। राज, बचपन में जब तुम पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती थी। एक दिन जब मैं सहीदा अपनी दोस्त के घर जा रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे मारकर मेरी बलि दे दी। पर कुछ गलतियों के कारण वो भी जिंदा नहीं रहा और मैं उस जगह पर उस तांत्रिक की आत्मा के साथ फंस गई, पर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ समय बाद वहाँ एक अघोरी आया और उसने मेरी आत्मा को कैद करके वहाँ से ले आया जहाँ तुम्हारा हॉस्टल था। मैं उस तहखाने में कैद रही, पर तुम दोस्तों ने मुझे आज़ाद किया। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जिस जिन्नात ने हम सबको अपनी हुकूमत में रखा था उसके कहने पर मैं तुम्हारे पास आई और तुमको उनके पास ले जाने पर मजबूर हो गई, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हें मारने नहीं दिया। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। शर्मिष्ठा ने कहा। प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ। पर वो हाथ हिलाते हुए अलविदा करते हुए चली गई। वो नहीं आ सकती, वो मर गई है, रवि ने मुझसे कहा। हवन पूरा होते होते लगभग सभी आत्माएं मुक्त हो गई थी। कुछ उन घरों में चली गई थी जो हमने बनाए थे, और कुछ आत्माएं जैसे शमिष्ठा, राहुल और राजीव और शशांक की आसमान की ओर चली गई थी, क्योंकि वही उनकी आखिरी मंजिल थी। तभी आखिरी आहुति देते ही एक बड़ा जिन्नात सामने आ गया। बड़े बड़े दांत, हरे रंग की त्वचा और बड़े हाथ, और हाथों में एक बड़ा सा हथियार जैसे गदा या फिर कुछ और, जिसमें कांटे लग रहे थे। हैरानी की बात थी, सारी बुरी आत्माएं रोते बिलखते हुए जा रही थी।
पर यह जिन्नात बहुत ही बुरी तरीके से हंसते हुए जा रहा था। छोड़ दो मुझे लैला, छोड़ दो, और मैं किसी को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा, जिन्नात ने एक विचित्र और अनदेखी आवाज़ में कहा। ऐसा दिख रहा था वो शक्ति उस जिन्नात के शरीर को तोड़ मरोड़ रही है और कुछ ही देर बाद उस मर्दवान के अंदर उसे बंद कर दिया गया और पुजारी जी ने उसे अकेले में ही एक घर में रख दिया। अब तुम लोग निश्चित हो जाओ, अब वो ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, पुजारी जी ने कहा। उसके बाद हमें उस हॉस्टल में फिर कभी ऐसी अजीब हरकतें नहीं दिखाई दी। आज हमने अपना फेयरवेल एंजॉय किया और कल मुझे वापस घर जाना है। इसी खुशी में मैं सोया और दूसरे दिन घर पहुंचा। माँ, मैं आ गया, मैंने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। दीवार की ओर लगी एक फ़ोटो पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो कौन है मम्मी? मैंने उस तस्वीर की ओर उंगली करते हुए कहा। बेटा, वो तुम्हारी परदादी हैं, बहुत दिनों के बाद तस्वीर मिली तो लगा दिए। कैसी लग रही हैं? माँ ने हंसते हुए कहा। आज मुझे हॉस्टल छोड़े हुए लगभग 15 साल बीत गए हैं। आज भी वो बूढ़ी दादी जो कि मेरी परदादी थी कभी कभी मुझे दिखती हैं, लेकिन मुझसे कुछ कहती नहीं है, बस मुस्कुरा देती हैं। मुझे आज भी वो हॉस्टल याद है, क्योंकि जो भी मेरे साथ वहाँ पे हुआ मैं शायद ही वो सब कभी भूल पाऊँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।